नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। देश भर में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और अगर बात करें बिहार की तो बिहार में भी पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन 36 लोकसभा सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला होना बाकी है। और विशेष तौर पे जो हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है उसमें से एक है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट। पाटलिपुत्र से एक तरफ जहां चाचा रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उम्मीदवार हैं, तो वहीं उनको उनकी ही भतीजी, राजनीतिक तौर पे भतीजी हैं मीसा भारती, महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे चुनौती देते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन चाचा और भतीजी के खेल, राजनीतिक खेल के बीच में एक युवा नेता की एंट्री हुई है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर, जो कि चाचा समेत भतीजी के भी सिरदर्द को बढ़ा सकते हैं और एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव के लिए, क्योंकि ये इनका भारतीय जनता पार्टी से पुराना नाता रहा है। मेरे साथ है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सेकुलर के नेता और प्रत्याशी राजेश सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से आपका पुराना नाता रहा है और अचानक आप चुनाव लड़ने का मूड कैसे बना ली? देखिए, जब आवाम जिस पार्टी को चयन करता है और पार्टी में जिसमें विश्वास रखता है, अगर उसका मकसद चेंज कर जाए, सत्ता में रहने का मकसद बना ले, तो हमारे जैसे लोग को सत्ता से बाहर हट करके और सत्ता के विरोध करना मजबूरी बन जाती है। पिछले 4-5 साल से पार्टी जिस वादा को करके आवाम से आया था सत्ता में, वो सारे वादे को कहीं न कहीं दरकिनार करने का काम किया सत्ता में बने रहने के लिए। राम मंदिर बनाना एक बड़ा इशू था। हिंदुओं के प्रति उनका जो आदर और जो सम्मान देकर के वो सत्ता में आए, वो कहीं न कहीं सारे हिंदुओं को इनसे वो विश्वास टूटता नजर आया। युवाओं को कहीं न कहीं रोजगार देने का बात प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रति 5 साल में हम रोजगार में लाएंगे। आज एक भी युवा कहीं रोजगार से अपने आप को बहुत दूर पाता है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। 370 धारा हटाना था, 35 से कश्मीर से हटाना था। कई ऐसा विषय था जो भाजपा ने अपना ये एजेंडा में रखा था, लेकिन 5 साल लगातार उस पर कोई बात नहीं करके, इवन SC ST जब सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन करके उसको रिमूव करके एक बढ़िया करने की कोशिश किया, तो पार्टी अपने सत्ता में बने रहने के लिए उसको फिर से जाकर के कहीं न कहीं बहाल किया। तो ये सब सारे विषय कहीं न कहीं हमारे जैसे लोग को बहुत चोट पहुंचाया। ये कहती है कि हम बाकी से अलग पार्टी हैं, लेकिन करनी उनसे भी ज़्यादा कहीं न कहीं हम लोग को दिखाई पड़ता है कि उनसे भी ज़्यादा इनका घटिया काम करने का तरीका है। देखिए, आप जिसको चुनौती दे रहे हैं, एक तरफ मीसा भारती है, दूसरी तरफ रामकृपाल यादव है, दोनों ही राजनीतिक धुरंधर हैं। तो कैसे इन दोनों को चुनौती, कैसे पटक पाएंगे इस चुनावी रण में आप? पटकना सर हमारा काम नहीं है, पटकता तो जनता है। जनता को आप जाकर के देखिए, जनता में काफ़ी आक्रोश है। मीसा भारती का क्या राजनीतिक सूझबूझ था पाटलिपुत्र में आने के लिए, जब वो एक कॉरपोरेट के रूप में अपने दल को चला रहे हैं, तो फिर वहाँ भाई वीरेंद्र जैसे लोग नेता के रूप में आने के लिए जब तैयार थे, तो परिवारवाद और वंशवाद को तैयार करने के लिए मीसा भारती राज्यसभा होते हुए भी वहाँ चुनाव लड़ने आई। दूसरे तरफ रामकृपाल जी पिछले बार ये भी ऑलरेडी राज्यसभा मेंबर रहते हुए ये कूद पड़े इस चुनावी रणनीति में। अभी उनके लड़के टीम अभिमन्यु चला करके पूरे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में घूमते हैं, ताकि वो आगे का वो भी अपना भविष्य देख रहे हैं कि जैसे पापा रिटायर करेंगे बेटा तैयार है। यानी एक वंशवाद को लेकर के चल रहे हैं और दूसरा वंशवाद को बनाने के लिए वो चुनाव में जा रहे हैं। 5 साल हो गया, जरा पाटलिपुत्र के जाकर के जनता से पूछिए, पटना से सटे हुए एरिया में सड़क का क्या हाल है। जो बिहार के कैपिटल पटना और उसके एकदम जस्ट सटे हुए पार्लियामेंट्री ये जो कंस्टिट्यूंसी है, उसमें ना सड़क है, ना स्कूल की स्थिति अच्छी है। एक विक्रम में ट्रॉमा सेंटर चलता है, वो भी बंद हो गया। तो आखिर ये MP किस काम का? और ये तो मंत्रालय तक ये संभाल रहे थे, कहाँ ये अपना मंत्रालय का कोई काम इस पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में लेकर के आए? तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो इनका खुद खेल बिगाड़ेगा और जनता खुद खेल बिगाड़ेगी। देखिए, ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप थे, लेकिन मैं आपसे अब जो मुद्दे पे आता हूँ, मुद्दा ये है कि पूरे बिहार समेत पटना की बात करें, तमाम जो आपके संसदीय क्षेत्र के आसपास का इलाका है, वहाँ पर बहुत सारी, विशेष तौर पे आप एक युवा नेता हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ
कि विशेष तौर पे आपसे ये सवाल इसलिए है कि यहाँ के आसपास के जितने लोग, ना तो युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था, वैसे पलायन का दंश पूरा बिहार झेल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही है, ना कोई स्टेडियम है। जब हम लोग पाटलिपुत्र में जाते हैं सर्वे करने के लिए तो युवाओं में एक अलग तरह का आक्रोश है। इसके अलावा अन्य कई सारे मुद्दे हैं युवाओं से जुड़े हुए, आम जनता से जुड़े हुए। तो आपके पास विजन है, ये बताइए। देखिए, पहले तो वर्तमान सरकार है, उससे युवा कहीं ना कहीं बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नोटबंदी जैसे मुद्दा ला करके हम लोग के सर पे ठोका गया, और उससे क्या बेनिफिट हुआ आज तक कोई सरकार इसको बताने को तैयार नहीं है। आज देश इतना तेजी से विकास कर रहा है हर कोने में, तो आप खेल के लेकर के इस क्षेत्र में आप देखिए तो उदासीनता है। खेल के लेकर के कोई भी मुद्दा नहीं लेकर के आया है। ना आईआईटी जैसे कॉलेज बना है, ना उसके लिए कोई बड़ी कंपनी आई है, ना आईटी की कोई कंपनी है, और ना किसी तरह का एफएमसीजी कंपनी आई है। आखिर युवा अगर रोजगार पाएगा भी तो किस तरह से पाएगा? तो शिक्षा उदासीनता में है, खेल उदासीनता में है। युवाओं को जहां ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोजगार और भविष्य मिल सकता है, उस क्षेत्र में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा तो मानना है कि इन लोग शुद्ध रूप से हम लोग को कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज करके, युवाओं को हिप्नोटाइज करके रखना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में आज के युवा बहुत समझदार हो चुका है। अगर उनको आप रोजगार नहीं दे सकते, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अच्छा सेहत नहीं दे सकते हैं, अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है जाकर के इस क्षेत्र में राजनीति करने का। ठीक है, देखिए, अरुण कुमार पहले एनडीए का हिस्सा थे, आप पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे। वो भी एनडीए से बगावत किए और आप भी बीजेपी से बगावत कर ली। ये अचानक आप दोनों के बीच में दोस्ती कैसे होगी? नहीं, ये दोस्ती नहीं कह सकते, ये समय का तगाजा भी कह सकते हैं। अगर राजनीति करने वाले अपने टिकट को 5 करोड़ 10 करोड़ में बोली लगा करके बेचते हैं तो ये राजनीति नहीं, ये व्यवसाय से भी गंदा इसको कोई अगर शब्द हो सकता है तो उससे भी, ये लोकतंत्र रहा ही नहीं। लोकतंत्र के इन लोग ने गला घोट दिया है। और हम लोग तो जनता के आवाज़ बन करके जनता के पास जा रहे हैं। ना हम लोग के पास पैसा है, ना हम लोग के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ना हम लोग के पास बहुत लाभ लश्कर है। हम लोग तो जनता के दर्द को ले जा करके कहीं न कहीं उसी को वोट की चोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता के वो दर्द से वोट का चोट आप दे रहे हैं, ये बात ठीक है। चलिए आगे में ये सवाल है कि एक तरफ अरुण कुमार, नीतीश कुमार, सुशील मोदी का सिरदर्द बने हुए हैं, तो आप कितना सिरदर्द बनेंगे और कैसे रामकृपाल यादव और मीसा भारती को पटकेंगे? देखिए, अगर जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, हम वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मैं लीड करता हूँ, हमारे जो समाज के लोग हैं, और उसे भी हमारे राजनीतिक तौर पे हम लोग को कहीं न कहीं डिस्कार्ड करने के काम किया है भारतीय जनता पार्टी। जिस वोट बैंक की मैं बात करता हूँ कि 100% मैं भाजपा को हमारे समाज के लोग करते हैं, वहाँ पे 1 टिकट देने का काम किए हैं। आप अगर कुशवाहा की बात कर लें तो हमारे पार्टी में 1 भी टिकट नहीं देने का काम किया है। तो क्यों आखिर उसको कोई समाज वोट करेगा, और क्यों उसको मतलब उस पर विश्वास जताएगा? जब उसके प्रतिनिधित्व नहीं जाएंगे तो आखिर किसके प्रति वो मतलब अपना आस्था रखेगा और किसके प्रति अपना विश्वास रखेगा? 1 टिकट जो दिया भी, पूरे बिहार में जिस तरह से अपमानित करके जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में इसको लेकर के काफ़ी गुस्सा है। और हम मानते हैं कि ये चुनाव जब जीत करके जाते हैं तो अपने हिसाब से 5 साल बिताते हैं, हमारे हिसाब से और हमारे ज़रूरत के हिसाब से इन लोग अपना 5 साल नहीं बिताते हैं। तो हमारे समाज में इस बात को लेकर के गुस्सा है, और इनको पटकनिया खुद अपने करतूत के कारण मिलेगा। हमारे समाज में जो गुस्सा है उसका इजहार ऑलरेडी समाज धीरे धीरे करना शुरू कर दिया है, और आने वाले दिन में इनको हमारे समाज नोच लेगा अगर वोट मांगने जाएंगे तो। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर के क्या सबसे बड़ा मुद्दा है, और आप किन मुद्दों के साथ इस मैदान में उतर रहे हैं जनता से जब संवाद करते हैं? देखिए, मुद्दा बड़ा साफ है। जिस बिहार की कैपिटल पटना और उससे सटे हुए क्षेत्र पाटलिपुत्र है, वहाँ की सड़क की स्थिति जाकर के देख लीजिए। जब चैलेंज हम करते हैं कि पूरे भारत में विकास हुआ और सड़क 60,000 किलोमीटर के रफ्तार से हमारा बन रहा है महीने में और साल में, उस पाटलिपुत्र के जाकर के सड़क का आप देख लीजिए कि क्या हालत है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रॉमा सेंटर के जाकर देख लीजिए, जो ट्रॉमा सेंटर था वो बंद पड़ा हुआ है। नौबतपुर पटना से सटे हुए है, उसकी स्थिति जाकर के स्वास्थ्य केंद्र का देख लीजिए। कोई भी विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्टेडियम तक के निर्माण नहीं हुआ है। और हमारे मंत्री जी, जो सांसद और मंत्री दोनों
पोर्टफोलियो साथ लेकर के घूम रहे हैं। अपने मंत्रालय से कौन कौन सा काम इस क्षेत्र में करने का जरा गिनती वो बताएं। क्या 5 साल छोटा अवधि होता है क्या? 100 दिन में अच्छे दिन देने का बात हुई थी, 100 दिन चला गया, 365 गुने 5 कर लीजिए, उतने सारे दिन में भी अच्छे दिन नहीं, इतने बुरे दिन ला दिए। ये खुद अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ है सरकार जरा बताए? 370 क्यों नहीं अभी तक के लागू किया गया? इससे ज्यादा मैंडेट और क्या होगा? 20-20 राज्य में सरकार का जनता जाकर के मैंडेट दिया, 20 राज्य में सरकार बना दी, राष्ट्रपति बना दिया, इनको उपराष्ट्रपति दे दिया, इनको प्रधानमंत्री दे दिया, बिहार और केंद्र का सरकार बना दिया। फिर भी सारी चीज जो प्रोमिस किए उसमें क्या ऐसी मजबूरी रही एक भी प्रोमिस को अपने लोकसभा सत्र में नहीं ला सके? उस पर एक बार चर्चा कर लिए होते जनता का विश्वास रखने के लिए। लेकिन इन सारी चीजों वो सिर्फ उनके लिए वो जो बोलते हैं जुमला है, जुमला ही है सिर्फ उनके लिए। उनको किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए नए नए प्रोपगेंडा लाते हैं, नए नए एजेंडा लाते हैं, नए नए प्रचार तंत्र लाते हैं। अभी सभी लोग को चौकीदार बना करके घुमा रहे हैं। ये चौकीदार से हमारा देश चलेगा क्या? इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसीयर बनता था पहले, और आज चौकीदार बनाने का ये फैक्ट्री खोले। इससे देश नहीं चल सकता है। एक आखिरी सवाल है कि इस चुनाव के बाद या आप लोग का क्या पॉलिटिकल विजन क्या है? आप लोग की पार्टी का एक नया पार्टी का गठन हुआ है, तमाम राजनीतिक दल जो अलग अलग मंच पे थे वो एकजुट हुए हैं, इस पार्टी से रिलेटेड संबंध है लोक समता पार्टी सेकुलर से, क्या है इसका पॉलिटिकल विजन, क्या पॉलिटिकल फ्यूचर क्या? देखिए, जनता ऊब चुकी है। जो नीतीश जी ने जिसमें हम लोग बहुत विश्वास और आस्था रखे पिछले 15 साल से, यही नरेंद्र मोदी जी ने पिछले चुनाव में जब डीएनए पे सवाल किए थे तो नाखून और बाल कटा कटा करके पूरे बिहार को उन्होंने बोला कि पूरे बिहार को गाली दिए हैं, और सभी का नाखून और बाल लेकर के वो नरेंद्र मोदी जी को भेजे थे कि देखिए हम लोग का डीएनए ठीक है। आज वो नरेंद्र मोदी जी दूध के धोए हुए हो गए। यानी जब जरूरत के अनुसार से नरेंद्र मोदी अच्छे होते गए, खराब होते गए, और जरूरत के अनुसार नीतीश जी का डीएनए ठीक होते गया और खराब होते गया। यानी जनता को इन लोग एकदम बेवकूफ समझते हैं। हमारे जैसे लोग को, छोटे जो हम लोग बड़े नेता का औलाद नहीं होने के कारण हम लोग को सजा देने का इन लोग काम करते हैं, हम लोग का आवाज दबाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इन सारी चीजों को बड़े नजदीक से देख रहा है, और इस चुनाव ही सिर्फ नहीं, आने वाले हर चुनाव में इन लोग का पर्दाफाश होगा और इन लोग को बेनकाब किया जाएगा। इन लोग जो दोनों मिल करके चंगू मंगू का जो खेल खेल रहे हैं कि लालू जी का कभी डर ये दिखाते हैं, कभी राहुल गांधी का ये डर दिखाते हैं, और 5 साल इन लोग सत्ता का मलाई खाते हैं। इससे जनता बेनकाब करेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे लोक समता पार्टी सेकुलर के पाटलिपुत्र से प्रत्याशी राजेश सिंह। इनके दावों से और इनका जो आक्रामक रुख है उनसे चुनाव परिणाम खैर जो भी हो, लेकिन ये तो पक्का है कि जो वर्तमान के सांसद है उनकी मुसीबत इस चुनाव में बढ़ने वाली है। कैमरा सहयोगी सैयद के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।